है तो तुमने पहचान ही लिया होगा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगी तो तुम मेरे देवर को फंसा लोगी। बबीता जैसी भी है, अब पूजा हमारी देवरानी है, ऐसा मत बोलो। इस बेचारी को तो पता भी नहीं था कंपनी का मालिक कौन है। वैसे तुम्हें कोई परेशानी ना हो इसलिए हम रसोई में तुम्हारी मदद करवाने के लिए आए हैं। आप दोनों मेरी मदद के लिए आई, मेरे लिए ये बहुत है। पर मुझे बिरजू काका ने सब बता दिया है। हाँ, इस घर के नौकर तुम्हारे साथ रह सकते हैं, वो भी गरीब, तुम भी गरीब, क्योंकि माँ जी और बाकी लोग तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो तो देवर जी की जिद पर उन्होंने तुम्हारी शादी देवर जी से करवा दी और तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं ताकि देवर जी को बुरा ना लगे। तुम ये मत सोचना कि हम तुम्हें भड़का रहे हैं, पर तुम खुद ही सोचो ना, पहले तुम्हारी मुंह दिखाई होती है, उसके बाद पहली रसोई, पर तुम्हारी मुंह दिखाई तो हुई नहीं। क्या मुझे कोई पसंद नहीं करता? अब आप लोग ही मेरी मदद कीजिए ना, मैं क्या करूं? कैसे घर वालों के दिल में अपनी जगह बनाऊं? वैसे घर में सबको सोयाबीन, करेला, टिंडा, तेल वाली चीज बहुत पसंद है, तुम उनके लिए ऐसे ही कुछ बना लो। हमने तुम्हें बता दिया है कि घर में सबको क्या पसंद है, बाकी अब तुम्हें खुद संभालना है। कविता और बबीता पूजा से झूठ बोलकर वहां से चली जाती हैं और पूजा भी घर वालों के लिए करेले, टिंडे, अरबी, सोयाबीन, रोटी, पराठे, पूड़ी बनाकर लाती है। और जब पूरा परिवार खाना देखता है तो उनका मुंह बन जाता है। भाभी, आज आपकी पहली रसोई थी, कुछ अच्छा बना लेती। काजल, पूजा गरीब घर से है, वो भलाई वो खाना कैसे बना सकती है जो हम खाते हैं। घर वालों की बातें सुनकर पूजा उदास हो जाती है, तो वहीं कविता और बबीता काफी खुश होती हैं। पर फिर भी पूरा परिवार पूजा का दिल रखने के लिए उसके हाथों का बना खाना खाता है और काफी तारीफ करता है। बहू, वैसे हमारे घर में कोई भी तेल वाली चीज नहीं खाता और करेला तो किसी को नहीं पसंद, पर तुमने सब कुछ इतना स्वादिष्ट बनाया है कि हमें ये सब काफी पसंद आया। अब से हम यही सब खाना खाएंगे, वैसे भी ये हेल्दी होता है। लगता है मैं धीरे धीरे घर वालों के दिल में अपनी जगह बना रही हूँ। पूजा की तारीफ सुनकर कविता और बबीता को बहुत गुस्सा आता है और अब पूजा को परेशान करने के लिए जानबूझकर नौकरों की छुट्टी कर देती हैं। और जब पूरा परिवार पूजा के लिए सरप्राइज प्लान करने के लिए बाहर जाता है तो इसी का फायदा कविता और बबीता उठाती हैं। बबीता दीदी, हमारे घर में तो कितने सारे नौकर थे, लगता है बेचारी पूजा के आने पर माँ जी ने सारे नौकरों को छुट्टी कर दी है। सही कह रही हो, मैंने सुना था जब माँ जी कह रही थी कि अब घर में एक मुफ्त की नौकरानी आ गई है तो तेरे नौकरों को क्यों रखना। माँ जी और पूरा परिवार आए उससे पहले तुम्हें घर का सारा काम अकेले करना है। देखो फ्रेश रसोई सब कितना गंदा है, अब जल्दी से हाथ पैर चलाओ। घर वालों का दिल जीतने के लिए पूजा घर के काम करना शुरू कर देती है। कभी वो जाले साफ करती तो कभी बर्तन मांजती और फिर घर में पोछा लगाकर पूरा घर साफ कर देती है। और पूजा को परेशान देखकर कविता बबीता काफी खुश होती है। उस गरीब को नौकरों की तरह काम करता देख अच्छा लग रहा है। सही बोला, मैंने सोचा था मेरी देवरानी अमीर घर से होगी, पर ये तो गरीब निकली। इसकी वजह से अब मैं अपने घर के किसी फंक्शन में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नहीं बुला पाऊंगी, क्योंकि सब मेरा मजाक बनाएंगे। दोनों देवरानी जिठानी पूजा को परेशान कर रही होती हैं कि तभी पूरा परिवार वहां आ जाता है और परिवार को देख, पूजा ये क्या कर रही हो? तुम भी इस घर की बहू हो, रहने दो, कल सुबह नौकर आएंगे तो सफाई कर देंगे। आप सब आ गए, देखिए ना पूजा घर की सफाई कर रही है। बहू, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है तो तुम कल समय पर तैयार हो जाना, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। अपनी मुंह दिखाई की रस्म के बारे में सुनकर पूजा बड़ी हैरान होती है। और जब पूरा परिवार आराम करने के लिए अपने कमरे में जाता है तो पूजा अपनी दोनों जेठानी से कहती है, आप दोनों ने मुझसे झूठ बोला। हाँ बोला, क्योंकि हम तुम्हें परेशान करना चाहते थे। तुम जानती भी हो, तुम तो इस घर की बहू बन गई, पर तुम्हारी वजह से हमें कितनी इंसल्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कल जब तुम्हारी मुंह दिखाई होगी तो हम अपने दोस्तों को नहीं बुला सकते, क्योंकि वो हमारा मजाक बनाएंगे कि हमारी देवरानी गरीब घर से है। तुम जैसे गरीबों को तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकती, इसलिए मैंने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया। पर नसीब का खेल देखो, तुम मेरी देवरानी बनकर इस घर में आ गई। क्योंकि तुम गरीब घर से थी, इसलिए घर वालों ने हमें तुम्हारे बारे में कुछ बताया भी नहीं। अपनी जिठानियों की ऐसी बातें सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाती है। अगले दिन काजल अपनी माँ के साथ एक बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस और गुची की सैंडल लेकर आती है। भाभी, आज आपकी मुंह दिखाई है, घर में सभी मेहमान आ गए, हमने पूरा घर भी सजा दिया, अब बस आप तैयार हो जाओ। आप अपनी मुंह दिखाई पर मेरा दिया हुआ गिफ्ट पहनकर आना, ये एक्सपेंसिव ड्रेस और ब्राइडल सैंडल। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। बहू, तुम भी हमारे परिवार के लिए किसी एक्सपेंसिव से कम नहीं। तुम्हारे आने के बाद मेरे बेटे ने दिन दुगनी रात चौगनी करी है। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर पूजा इमोशनल हो जाती है और उसे अपने मायके के दिन याद आते हैं। भैया, ये ड्रेस कितने की दी? ये ड्रेस 1200 की है। भैया, हमारे पास सिर्फ 500 रुपए हैं। मेरी बेटी को ये ड्रेस बहुत पसंद है, आप 500 में दे दो ना। अरे तुम्हारी बेटी क्या मेरी भतीजी लग रही है जो मैं 1200 रुपए की ड्रेस उसे 500 रुपए में दे दूं? पता नहीं कहां से आ जाते हैं गरीब लोग। पूजा ड्रेस लेकर रेडी होने के लिए जाती है। कुछ देर में काजल का दिया हुआ गिफ्ट ब्रांडेड ड्रेस और सैंडल पहनकर पूजा नीचे आती है और कुछ ही देर में पूजा की मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है, जहां सभी मेहमान उसे एक एक करके लग्जरी गिफ्ट देते हैं। बहू, मैं तुम्हारी बुआ सास हूँ,
जब मुझे पता चला कि सूरज ने एक गरीब लड़की से शादी करी है तो उसके इस फैसले ने तो मेरा दिल ही छू लिया। तुझे नहीं पता पर अमित के लिए भी मैंने एक लड़की की फोटो दिखाई थी, पर उसे तो अमीर लड़की से शादी करनी थी। पर मेरा सूरज बहुत अलग है। मेरी तरफ से डायमंड का हार मैंने खास तेरे लिए बनवाया है। क्या डायमंड का हार? ये तो बहुत महंगा है। इसकी कीमत चाहे कितनी भी हो तेरे सामने कुछ नहीं। अपनी बुआ सास का इतना प्यार देखकर एक बार फिर पूजा अपने मायके के दिन को याद करती है, जब शादी के कुछ दिन पहले पूजा अपनी बुआ और अपनी माँ के साथ कुछ गहने लेने के लिए गई थी। सोना कितना महंगा है, पर अपनी बेटी को कुछ तो देना ही होगा। भैया आप 2 ग्राम की अंगूठी बना दो। भाभी जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है कि अपनी बेटी के लिए एक हार और दामाद के लिए एक चैन बनवा सको तो शादी ही क्यों कर रही हो इतने बड़े घर में? पुराने दिनों को याद करके एक बार फिर पूजा की आंखें भर आती हैं और तभी उसका मुंह बोला देवर स्कूटी की चाबी अपने भाभी को गिफ्ट करते हुए कहता है, भाभी भले ही मैं अमेरिका में रहकर काम करता हूँ, पर जब भी इंडिया आता हूँ तो अपने भाई और चाची से मिलने जरूर आता हूँ और मैं पूरे घर में आपका इकलौता देवर हूँ, इसलिए मेरी तरफ से आपकी मुंह दिखाई का गिफ्ट ये स्कूटी। पर मैं ये स्कूटी कैसे ले सकती हूँ? ये तो बहुत महंगा गिफ्ट है और मुझे तो स्कूटी चलानी भी नहीं आती है। भाभी 1 महीने के लिए मैं यही हूँ, मैं सिखाऊंगा आपको स्कूटी चलानी। स्कूटी की चाबी लेकर पूजा एक बार फिर पुराने ख्यालों में खो जाती है, जहाँ उसकी एक पड़ोसन स्कूटी लेती है। देख रही हो पूजा, ये स्कूटी मुझे मेरे पापा ने दी है। काश कि तुम्हारे पापा भी अच्छे पैसे कमा पाते तो वो भी तुम्हें एक स्कूटी गिफ्ट कर पाते। मेरे पापा मुझे स्कूटी क्यों गिफ्ट करेंगे? मेरे पापा ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं अपने लिए स्कूटी खुद ले सकूं। देखना एक दिन मैं स्कूटी लेकर तुम्हारे घर आऊंगी। पूजा उस लड़की को मुंह तोड़ जवाब देती है। पूजा ये सब सोच रही होती है कि तभी उसकी सास अपनी बहू को मेकअप प्रोडक्ट, ब्रांडेड बैग, परफ्यूम और सोने के कड़े देती है। जब सबने मेरी बहू को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है तो मैं जो अपनी बहू के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आई हूँ कैसे ना दूं? तुमने आगा दिया, हम लोग तुम्हारी बहू को कितना ही लग्जरी गिफ्ट क्यों ना दे दे, पर तुम अपनी बहू को हमेशा हमसे लग्जरी गिफ्ट ही दोगी। तुम्हारी इस लग्जरी गिफ्ट के आगे तो हमारे गिफ्ट की कोई औकात ही नहीं। उस औरत की बात को सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं और पूजा को ये सब देखकर काफी अच्छा लगता है। तो वहीं कविता और बबीता मुंह बनाती हैं और वो दोनों पूजा को कोई गिफ्ट नहीं देते। कुछ ही देर में मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है और सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद विनोद पूरे परिवार के सामने बोलता है, भाई साहब ने मेरी बहू को लग्जरी गिफ्ट दिए है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या दूं। इसलिए मैंने सोच लिया है कि बहू की वजह से मेरी कंपनी इतनी आगे बढ़ी है, मैं अपनी उस बहू को अपनी कंपनी की मालकिन बनाऊंगा। बहू मेरे बाद मेरी कंपनी तुम संभालोगी। और पूजा तुम मेरी अर्धांगिनी हो, लाइफ पार्टनर, और जब तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो तो मेरी प्रॉपर्टी में तुम्हारा भी आधा हिस्सा होना चाहिए। इसलिए मेरे पास जो कुछ भी है उन सब की आधी मालकिन तुम भी हो। तुम नहीं जानती पर आज हम जो नामो शोहरत कमा रहे हैं सब तुम्हारी वजह से है। अगर उस दिन मैं वो मीटिंग अटेंड नहीं करता तो हम लोग रोड पर आ जाते। इस गरीब को इतना लग्जरी गिफ्ट दिए जा रहे हैं और हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। पापा जी पिछले 2 सालों से मैं भी कंपनी संभाल रही हूँ, पर आपने मुझे अपनी कंपनी में सिर्फ एचआर बना के रखा है। क्योंकि बहू तुम उसी के लायक हो और तुम तो एक ढंग का और एक लायक कैंडिडेट भी हायर नहीं कर पाती। बबीता, देवर जी आप दोनों चुप रहिए। पापा जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। पापा जी मैं आपके फैसले की कदर करती हूँ। बस करो ऐसी बातें करके अपनी इमेज और मत गिराओ। अब समय आ गया है कि उनके साथ अच्छे बनकर रहें। अगर बार बार उनके खिलाफ जाएंगे तो कहीं ये लोग हमें ही घर से ना निकाल दें। कविता के समझाने पर बबीता और अमित शांत हो जाते हैं और पूजा सबसे कहती है, मुझे इतने लग्जरी गिफ्ट मिले हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं इन्हें कहाँ रखूं। मुझे डर है कहीं मैं उन्हें खो ना दूं। भाभी आप इतना डरती क्यों हैं? हमने आपके लिए एक लग्जरी रूम तैयार करवाया है, चलिए आपके सारे लग्जरी सामान उसी में रखना। इस तरह काजल, आशा, विनोद, सूरज पूजा को एक लग्जरी रूम में ले जाते हैं जहां का इंटीरियर काफी अच्छा था। इतना सुंदर रूम देखकर पूजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो अपना सारा सामान उस कमरे में शिफ्ट करती है। कुछ ही देर में पवन आता है पर अपनी भाभी का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है और स्कूटी चलाने को कहता है। भाभी आज से ही आपको स्कूटी चलानी सीखनी होगी, अगले हफ्ते मुझे फिर से अमेरिका जाना है। इस तरह पवन अपनी भाभी के साथ स्कूटी पर बैठता है और धीरे धीरे पूजा स्कूटी चलाना सीखती है और एक हफ्ते में वो स्कूटी चलाना सीख जाती है। जिसके बाद पूजा अपने पति के साथ अपने मायके जाती है और आस पड़ोस के लोग जब उसकी स्कूटी देखते हैं तो उससे काफी जलने लगते हैं। और अब पूजा अपने मायके वालों से मिलकर ससुराल जाती है और ससुराल में अपने